नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ पुरानी पेंटिंग्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां कला एक असली युद्ध क्षेत्र की तरह काम करती है। सोचिए, एक तरफ औपनिवेशिक उथल-पुथल, फिर एक जबरदस्त राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया और आखिरकार एक ऐसा अनोखा वैश्विक समन्वय जो दुनिया भर में छा गया। तो चलिए इस विजुअल बैटलफील्ड की गहराई में उतरते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह है। कंपनी शैली के शुरुआती दौर से लेकर रवि वर्मा के यथार्थवाद, बंगाल स्कूल की वापसी और फिर कैसे कला आम लोगों तक पहुंची, इसका सफर हम तय करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि वैश्विक आधुनिकतावाद ने भारत में कैसे दस्तक दी और आधुनिक कला का जन्म हुआ। ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि कैसे एक सदी की राजनीतिक और वैचारिक उथल-पुथल ने भारतीय कला की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। काफी दिलचस्प होने वाला है ये। अब देखिए 18वीं सदी भारत के लिए ये कितने बड़े बदलावों का समय था, है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपना व्यापार और सत्ता ही नहीं जमा रही थी, बल्कि उन्होंने हमारे स्थानीय कला परिदृश्य को भी पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। जो पुराने राजा महाराजा कला को संरक्षण देते थे, उनकी ताकत कमजोर पड़ रही थी और एक बिल्कुल नया शक्तिशाली वर्ग उनकी जगह ले रहा था। यहीं से जन्म होता है कंपनी शैली का। ये असल में क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ के आम जनजीवन को डॉक्यूमेंट करना था। तो उन्होंने क्या किया? मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के जो बेहतरीन स्थानीय कलाकार थे, उन्हें काम पर रख लिया। इन कलाकारों ने अपनी पारंपरिक शैली को थोड़ा किनारे रखा और यूरोपीय यथार्थवाद को अपना लिया। मतलब चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसी वो असलियत में दिखती हैं। भारतीय विषय और यूरोपीय तकनीक का ये एक बड़ा ही अनोखा हाइब्रिड था। 1800 से 1825 के बीच बनी इस कलाकृति को ही ले लीजिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे देसी चित्रकारों ने अपने नए ब्रिटिश मालिकों को खुश करने के लिए अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। और आपको पता है, इस तरह की कला की भारी डिमांड थी, सिर्फ भारत में रहने वाले अंग्रेजों के बीच ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी। वो लोग अपने साथ भारत की एक विदेशी लेकिन एकदम असली जैसी दिखने वाली छवि वापस ले जाना चाहते थे। चलिए, समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते दुनिया में फोटोग्राफी आ चुकी थी और भारत में ब्रिटिश आर्ट स्कूल खुलने लगे थे। इन बदलावों ने कला की दुनिया को एक बार फिर से पलट कर रख दिया। अब हर तरफ अकादमिक यथार्थवाद और तैल चित्रों यानी ऑयल पेंटिंग्स की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। और इस पूरे दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा। उन्होंने क्या कमाल किया कि यूरोपीय अकादमिक यथार्थवाद को तो पूरी कुशलता से अपनाया, लेकिन उसे इस्तेमाल किया रामायण और महाभारत जैसी हमारी अपनी पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए। उनके बनाए ओलियोग्राफ और कैलेंडर आम घरों के पूजा कमरों से लेकर माचिस की डिब्बियों तक पहुंच गए। पहली बार भारतीय देवी देवताओं को एक मानकीकृत चेहरा मिला। वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बदलाव के साथ एक प्रतिक्रिया भी आती है। 19वीं सदी के खत्म होते होते हवा का रुख बदलने लगा। जैसे जैसे देश में राष्ट्रवाद की लहर उठी, रवि वर्मा की इस यूरोपीय शैली को एक विदेशी घुसपैठ की तरह देखा जाने लगा। राष्ट्रवादियों का सीधा सा तर्क था कि भाई, हमारी भारतीय आत्मा और हमारे मिथकों को किसी पश्चिमी आयातित शैली में क्यों दिखाया जाए। बस यहीं से हमारी अपनी एक प्रामाणिक भारतीय दृश्य पहचान को वापस पाने की जबरदस्त शुरुआत हुई। इस नई राष्ट्रवादी चेतना के ठीक बीचों बीच खड़ा था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का ये आंदोलन उस कलकत्ता में पैदा हो रहा था जो खुद ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ था। इस स्कूल ने स्वदेशी आंदोलन की भावना को अपनाया और पश्चिमी कला शैलियों को सिरे से खारिज कर दिया। कला इतिहासकार पार्थ मित्तर के इस विचार पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की उस खोई हुई शैली और विषय को वापस लाने में पूरी तरह से जुटी हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. हैवेल जैसे दूरदर्शी लोगों ने यूरोपीय यथार्थवाद की जगह हमारे ऐतिहासिक मुगल और पहाड़ी लघु चित्रों से प्रेरणा ली। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी शुद्ध भारतीय कलात्मक पहचान बनाना जिसकी जड़ें हमारी अपनी मिट्टी में हों। खैर, अब तक कला बड़े शहरों और अभिजात वर्ग के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब इसे गांव देहात की ओर रुख करना था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जब कला भवन की स्थापना की तो उनका विजन बहुत स्पष्ट था। वो चाहते थे कि कला सिर्फ महलों या गैलरीज तक सीमित ना रहे, बल्कि वो आम इंसान और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़े। शांति निकेतन की इस सोच को सबसे बेहतरीन तरीके से उकेरा नंदलाल बोस ने। ये जो कलाकृति है ना, ये उनके मशहूर हरिपुरा पोस्टर्स का एक हिस्सा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए खुद महात्मा गांधी ने उन्हें ये पोस्टर बनाने का काम सौंपा था। इसमें बहुत ही सोच समझकर स्थानीय मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल किया गया है और एक ढोलक वादक जैसे आम ग्रामीण का जश्न मनाया गया है। संदेश बिल्कुल साफ था, भारत की असली धड़कन उसके गांवों में बसती है। इसी तरह हल चलाते हुए किसान की इस कृति को देखिए। ये गहरे समाजवादी विचार को दर्शाती है कि भाई कला केवल कुलीन वर्ग के सजे धजे कमरों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, इसे जमीन से, मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इसी समय जामिनी रॉय जैसे दिग्गज भी यूरोपीय एकेडमिक ट्रेनिंग को छोड़कर गांव की उस सपाट, चटक और रंगीन लोक शैली को अपनी कला का हिस्सा बना रहे थे। तो कहानी में एक और मोड़ आता है। ब्रिटिश यथार्थवाद और भारतीय राष्ट्रवाद की इस लंबी रस्साकशी ने एक कमाल का काम किया। इसने पूरी तरह से नए और वैश्विक प्रभावों के लिए खिड़कियां खोल दी। अब भारतीय कला सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करने तक सीमित नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय विचारों और दुनिया भर की नई लहरों के साथ कदमताल करने लगी थी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत तेज और दिलचस्प है। 1905 के बंगाल विभाजन ने स्वदेशी कला को एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया। फिर 1910 के दशक में जापानी कलाकार काकुजो ओकाकुरा जैसे विचारकों के साथ पैन एशियनवाद का विचार भारत आया। इनका मकसद पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए पूरी एशियाई कला को एक साथ लाना था। और फिर 1922 में कलकत्ता में बाउहाउस प्रदर्शनी हुई, जिसने भारत में एकदम कट्टर यूरोपीय आधुनिकतावाद की नींव रख दी। इस बाउहाउस प्रदर्शनी का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि इसने अमूर्त कला यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के दरवाजे खोल दिए। इसने हमारे कलाकारों को बिल्कुल नए ज्यामितीय आकारों से रूबरू कराया। पॉल क्ली और कैंडेंस्की जैसे मास्टर्स के काम ने स्थानीय प्रतिभाओं के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। गगनेंद्रनाथ टैगोर को ही देख लीजिए। उन्होंने इमारतों के अंदरूनी हिस्सों और समाज पर व्यंग कसने के लिए क्यूबिज्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जहां आकृतियों को तोड़ मरोड़कर ज्यामितीय रूपों में दिखाया जाता है। ये सब उस समय बहुत ही नया और क्रांतिकारी था। और अब हम इस पूरी चर्चा के उस क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ एक साथ आकर मिलता है। इतने सालों से परंपरा, उपनिवेशवाद और आधुनिकतावाद के बीच जो संघर्ष चल रहा था, वो अब एक ऐसे अनूठे विश्व स्तर के सौंदर्य शास्त्र में बदल रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस बेहतरीन समन्वय को अगर किसी ने सबसे खूबसूरती से कैनवस पर उतारा तो वो थी अमृता शेरगिल। 1941 की उनकी ये कृति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उन्होंने कैसे बाउहाउस और यूरोपीय आधुनिक कला की बारीकियों का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने अपनी कला में उस ठेठ भारतीय आत्मा और विषय वस्तु को कभी नहीं खोने दिया। ये सच में भारतीय मिट्टी और पश्चिमी कैनवस का एक जादुई मिलन था। अगर हम इन दोनों कलाकृतियों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ राजा रवि वर्मा का वो औपनिवेशिक काल का अकादमिक यथार्थवाद है और दूसरी तरफ अमृता शेरगिल का एकदम मॉडर्न और सिंथेसाइज्ड रूप। ये तुलना हमें एक बहुत ही शानदार सफर की याद दिलाती है। कैसे हमने एक विदेशी कंपनी शैली से शुरुआत की, फिर एक उग्र राष्ट्रवादी दौर से गुजरे और अंततः एक बेहद आत्मविश्वासी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक कला को जन्म दिया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी पुरानी परंपराओं को सहेज कर रखने और दुनिया भर से आ रहे नए आधुनिक विचारों को अपनाने के बीच का ये जो खिंचाव है, ये आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो जरा सोचिए, ये लगातार चलने वाला टकराव आज की अंतर्राष्ट्रीय कला और संस्कृति को कैसे आकार दे रहा है, जिसे हम रोज देखते और सराहते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक और मजेदार रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।